आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एनसीएफ 2005 और भारतीय शिक्षा व्यवस्था। एनसीएफ 2005 जो है वो भारत की चौथा एनसीएफ है। सबसे पहले जो आया था वो आया था 1975 में, और उसके बाद आया 88 में, तीसरा आया 2000 में, और एनसीएफ 2005 जो है वो चौथा है। इसलिए ये एनसीएफ 2005 पर हमने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, उसमें हमने पूरा डिटेल बताया है। आज का पहला सवाल है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक निबंध है जिसका नाम है सभ्यता और प्रगति। इसको आप ज़रूर जाकर देख सकते हैं, काफ़ी उसमें हमने डिटेल किया है। इससे जो पहले से हमने जो वीडियो बनाया उसमें। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। इसमें पहला आता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये बिल्कुल सही है। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना। तीसरा है परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, ये उपरोक्त सभी सही है। और इसमें दो और है, उसमें एक है कि भारत के जो बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे, उनको राष्ट्रीय संपत्ति के प्रति आस्थावान बनाना है। और उसके बाद चौथा जो है, विद्यालय में शिक्षा जो है बाल केंद्रित होना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शन सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है। इसमें सत्य कथन पूछा जा रहा है। इस सत्य कथन कौन है? इसमें पहला है कि पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। नहीं, ये गलत है, क्योंकि वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगला है अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत न समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए। ये भी गलत है। स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 4 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि पांचवा सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बच्चों को पढ़ाई के दौरान सक्रिय रखता है। तो ये आपको अन्वेषण कराना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, विचारों का रचना करना, ये सभी हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सभी जो है बच्चे को एक्टिव रखता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। ये होगा आपको अभिरुचि के अनुरूप। इसका हो जाएगा ए। अगला सवाल है कि बच्चों के शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या जरूरी है। योग, औपचारिक खेल, अनौपचारिक खेल, यानी कि ये सभी जरूरी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी। तो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, यानी कि कक्षा में शिक्षक की भूमिका के बारे में पता बताना है। इसका हो जाएगा एक उत्प्रेरक के रूप में, इसका हो जाएगा ए, है ना एक नेता के रूप में, ना आदेशक के रूप में, इनमें से कोई, यानी कि एक उत्प्रेरक, यानी कि बच्चे को क्या करना है? मोटिवेट करना है, बच्चे को प्रेरित करना है कि हाँ ये काम तुम कर सकते हो, तुम इसको सीख सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि टीचर का जो है 2005 में एनसीएफ में बताया गया है कि टीचर एक फैसिलिटेटर है, बच्चा को ज्ञान सिखाने वाला नहीं है, बल्कि बच्चा को ज्ञान सीखने में मदद करने वाला है। इसलिए इसको आप, हमने बताया था कि एनसीएफ 2005 पर हमने एक अलग वीडियो बनाया है, हमारे चैनल पे आप जाकर उसको देख सकते हैं। हमने उसमें बिल्कुल क्लियर कट सभी चीज़ को डिटेल में बताया है। अगला सवाल, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है, माने इसमें क्या असत्य है, यानी कौन सा गलत है उसको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो आप देख लीजिए, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, बिल्कुल होती है, इसलिए ये सही है। सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित है रहते हैं, ये भी सही है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं ना, ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ये गलत, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 9 का क्या हो जाएगा? सी। स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, बिल्कुल चलती रहती है, क्योंकि बच्चे केवल स्कूल में नहीं सीखता, बच्चे घर पर भी, समाज में भी, हर जगह बच्चे देख के सीखता है। ठीक है। अगला सवाल है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। तो ये आपको उनकी मातृभाषा में, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चा को शिक्षा जो है मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। और हमारे देश के जितने भी बड़े विद्वान हुए, चाहे गांधी जी हुए, रविंद्रनाथ टैगोर, ये लोग भी यही बोलते थे। ठीक है। अगला सवाल है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोणों के माध्यम से लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है ना। तो इसमें आपको सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को क्या करता है? सरल बनाता है। इसलिए 11 का क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा आपको ए। ठीक है। चलिए अगला सवाल अब हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका।
तो बच्चों के आकलन का जो सही तरीका वो है दैनिक गतिविधि, यानी बच्चे को जो है केवल वार्षिक परीक्षा अर्धवार्षिक से नहीं समझ आप देख सकते, बच्चे को दैनिक क्या उसका प्रोग्रेस हो रहा है उस आधार पर भी हमको जो है निर्णय लेना है। अगला सवाल है कि भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापन की बात करना निरर्थक है। भीड़ भाड़ वाली जो जगह है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो सृजनशील है ना, माने जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह है उसमें आपको सृजनशील अध्यापन की बात करना निरर्थक है। ठीक है, अगला सवाल, यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं, यानी कि बच्चा जब फेल करता है तो ये दर्शाता है स्कूल की असफलता को, है ना। बच्चा का सफलता नहीं, वो क्या है, स्कूल का सफलता है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। तो गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्तता को निर्माण करना, ये भी होगा, संचालित करने की योग्यता का विकास करना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, है ना। तो 15 का क्या हो जाएगा, डी। अगला सवाल है 16 का। चलिए 16 में हम देखेंगे, 16 में क्या कहता है कि चिंता पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। किसका, पर्यावरण का, इसलिए इसका हो जाएगा 16 का हो जाएगा आपको बी। अगला सवाल है कि कला को स्कूली शिक्षा, कला माने कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, यानी इसका हो जाएगा इनमें सभी स्तरों पे, क्योंकि कला एक ऐसा विषय है जिसको सभी स्तरों पर जो है शामिल करना जरूरी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या की बोझ को कम करने पर बल देती है, यानी कि किस सूझबूझ के आधार पर जो है पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है। तो इसका हो जाएगा शिक्षा बिना बोझ का होना चाहिए, है ना। शिक्षा क्या होना चाहिए, बिना बोझ का होना चाहिए, इसका पहला उद्देश्य है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से पाठ्य योजना के दर्शन किसने दिया, यानी पाठ्य योजना जो हम लोग बनाते हैं इसका दर्शन दिया हर्बर्ट ने, हर्बर्ट ने, है ना, हर्बर्ट। निम्नलिखित में से पाठ्य योजना का दर्शन किसने दिया, तो ये दिया हर्बर्ट ने। अगला है गतिविधियों अध्यापक का मौका देती है वे प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सके, माने गतिविधि के माध्यम से क्या होता है कि सभी बच्चे को हम लोग देख सकते हैं, इसलिए गतिविधि कराना जरूरी है क्लास में। अगला सवाल है कि अनुशासन व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है, खासकर विद्यालय स्तर पर। जब इसकी आधारशिला रखी जाती है विद्यालय स्तर पर, अनुशासन महत्व, अनुशासन का क्या महत्व है, तो इसका जो है शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए, है ना। अनुशासन किस में होना चाहिए, बच्चा में भी होना चाहिए प्लस शिक्षक में भी होना चाहिए, कि वो अपना काम को समय पर कर सके और बच्चा का भी सहयोग कर सके। अगला सवाल है कि पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ पाने, कार्य करने के लिए, अपनी जिज्ञासा को पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय को ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए, ऐसा होना चाहिए पाठ्यचर्या। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए, माने एक शिक्षक की भूमिका के बारे में चर्चा किया जा रहा है। इसका, इसमें एक शिक्षक की जो भूमिका होना चाहिए वो होना चाहिए बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर दे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला सवाल अब हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ, माने बाल केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र हम लोग चर्चा करते हैं उसका अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है बच्चों के अनुभवों के उसकी आवाज़ को प्रमुखता दे, इसका हो जाएगा 23 का क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा ए। ठीक है, अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब प्रस्तुत की गई थी, माने भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको प्रस्तुत कब किया गया, तो उसको किया गया था 1986 में, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पहली बार आया था 1986 में आया था। अभी जो नया आया है न्यू राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी वो 2020 में आया है। ठीक है, उसको भी ध्यान रखिएगा। पर्यावरण के संदर्भ में बिहार शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है, यानी पर्यावरण के संदर्भ में बिहार शिक्षा नीति का उद्देश्य है विद्यार्थी को पर्यावरण और धारणीय विकास की ओर अग्रसर करना, इसलिए आप देखेंगे जल जीवन हरियाली मिशन को जो है स्कूल से जोड़ा जा रहा है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी आपको समझ विकसित करेगा और आपकी तैयारी में बेहतर मदद करेगा। मानव सभ्यता के विकास में नदियाँ का क्या महत्व है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, मानव सभ्यता के विकास में नदियाँ के महत्व के बारे में पूछा जा रहा है। अगला है कि नदी पारिस्थितिकी तंत्र को पर्यावरण अध्ययन में शामिल कर प्राचीन काल से इनके महत्व को दर्शाना, ये भी सही है। नदियाँ मानव जीवन के लिए जीवन दायिनी है, ये भी सही है। नदियाँ प्रकृति का अभिन्नतम रूप है, इसी के सामने सभी संस्कृतियाँ का जन्म हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ए बी सी सही। आप देखेंगे जितने भी मानव सभ्यता में जितने भी आप बड़े बड़े जो अति है उस सब क्या है इसी पर से आया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि पढ़ना पर्यावरणीय अध्ययन मानव जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी है, यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन जो मानव जीवन के लिए किस प्रकार
उपयोगी है। तो इसका हो जाएगा आपको शिक्षार्थियों में प्रेषण क्षमता का विकास, सौंदर्य बोध का विकास, प्रकृति प्रेम का विकास, इसका हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी। पर्यावरण जो है सभी के लिए उपयोगी है। पढ़ने का मतलब मुख्यतः किस बात पर निर्भर करता है, माने जो पढ़ते हैं उसका मुख्यतः किस बात पर निर्भर करता है, तो उसका हो जाएगा आपको लिखी हुई चीज़ पर इसका अर्थ निकालना। अगला है कि हेनरी पॉलक का संबंध किससे है। हेनरी पॉलक क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है। इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध आपको है औद्योगिक गणितज्ञ से, है ना, औद्योगिक गणितज्ञ हेनरी पॉलक उनका। अगला है कि समाज विज्ञान की स्वीकार्यता का वर्तमान स्तर क्या है। समाज जो विज्ञान जो है उसका स्वीकार्यता का जो वर्तमान स्तर वो अत्यंत निम्न है। किसी भी बच्चे को जीवन किस भाषा से शुरू होता है, माने किसी बच्चे जो छोटा बच्चा जन्म लेता है उसका जीवन आपको घरेलू भाषा से शुरू होता है। आप इसको जरूर समझ पा रहे होंगे, ठीक है, इसलिए इसका हो जाएगा घरेलू भाषा। अगला सवाल है बिहार के विद्यालय में प्रथम भाषा है, यानी कि बिहार के विद्यालय में जो प्रथम भाषा है वो आपको है हिंदी। बिहार में क्या चलता है, हिंदी चलता है, इसलिए आप उसको समझ रहे होंगे। अगला है कि भाषाई कौशल के विकास के लिए बच्चे के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, माने भाषाई कौशल जो उसका विकास के लिए बच्चे के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। तो इसमें आपको हो जाएगा बच्चे से बातचीत करना, इसकी बातों को प्यार से सुनना, अन्य बच्चों से बातचीत का मौका दिया जाना चाहिए। इसका हो जाएगा सभी सही है। क्या इसमें सभी सही है। अगला सवाल है गणित में विद्यार्थियों के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए। तो गणित में विद्यार्थी के लिए आपको गणित के प्रयोग एवं महत्व को सीखना चाहिए। गणितीय आधार पर समाज संप्रेषण, गणितीय आधार पर तर्क सीखना चाहिए। इसका हो जाएगा उपयुक्त सब। इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल हम लोग देखेंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है कि अमूर्त तथ्यों के तार्किक व्याख्या बच्चों के सीखने की विभिन्न अवस्थाओं पर आधारित है। वे अवस्थाएं क्या है, 12 से 18 वर्ष। इसका हो जाएगा ए। 35 का क्या हो जाएगा, 35 का होगा ए 18 वर्ष, ठीक है। अगला सवाल है कि समाज विज्ञान के अध्ययन में, समाज विज्ञान के अध्ययन में आपको जो है समाज का अध्ययन, पर्यावरण का अध्ययन, लोगों के विचार व्यवहार का अध्ययन, इसका हो जाएगा उपरोक्त सब। इसका क्या हो जाएगा डी। 36 का हो जाएगा डी। अगला है कि हमारी प्रजाति लगभग कितने वर्ष पुरानी है, माने हम लोग जो है उसका प्रजाति कितने वर्ष पुरानी, लगभग 1 लाख वर्ष पुरानी है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कि समाज विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से किस विषय का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसमें आपको संस्कृत का अध्ययन नहीं किया जाएगा समाज विज्ञान के तहत। समाज विज्ञान में इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल ये सभी आता है, जबकि संस्कृत क्या होता है, संस्कृत इसमें नहीं आता। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छात्र, चलिए अगला सवाल देखेंगे। छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय, माने कि लड़के और लड़कियां के बीच जो है लैंगिक प्रभाव जो उसको कम करने के लिए क्या उपाय हो सकता है, उस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो पहला है, इसमें जो है आपको कूट दिया हुआ उसको हमको देख करके तब आंसर डिसाइड करना। ए में है छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना, बिल्कुल सही। छात्राओं के छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही। छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता के समानांतर उपलब्ध कराना, ये भी सही। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका हो जाएगा ये सभी सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि विज्ञान के प्रयोग में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियां से आंकड़ों के रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िवादी भूमिका विद्यालय में भी होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला सवाल है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक, है ना, ये आपको लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी। एक अच्छी पुस्तक, पाठ्य पुस्तक जो होगा वो लैंगिक जो पूर्वाग्रह है, जो भेदभाव है, उससे हमें क्या करता है, हमें उससे भी बचाता है, इसलिए इसको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। अब अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन मतलब क्या है, पुरुष जो है स्त्रियों के समान सही हो सकता है, बिल्कुल नहीं, गलत है। लैंगिक पूर्वाग्रह से प्रदर्शित करता है, ये सही इसका हो जाएगा। माने समाज में ऐसा पूर्वाग्रह है कि पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, जबकि ऐसा आज तक कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा पूर्वाग्रह से ग्रसित होना। अगला सवाल है कि स्त्रियों को हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा होता रहता है, जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं। यह कथन, यह भी जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। अक्सर जो है
दोनों को बन सकता है, स्त्री को भी बन सकता है और पुरुष को भी बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि लड़की का अक्षर ज़्यादा बने, लड़का का तर्क ज़्यादा हो, लड़की गणित में कमज़ोर हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब क्या है, ये सब लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अगला सवाल है, लड़कियों को घर के कामकाज में अधिक ध्यान देने के लिए रूढ़िवादिता दर्शाता है। यानी कहना क्या करता है, रूढ़िवादिता। कभी कभी आप देखेंगे लड़की है तो घर में खाना बनाएगी, बर्तन माजेगी, धोएगी, उसको बराबर काम में रहा जाता है। तो ये क्या, ये रूढ़िवादी व्यवस्था है ना। तो भारत में कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक समाज है, इस चीज़ को हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे पुराने सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। अगला सवाल है कि छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है ना। तो इसका आपको हो जाएगा उनके सामाजिक उत्थान पर, उनके सामाजिक दृष्टिकोण, उनके शैक्षणिक योग्यता। हमको लग रहा है इस सभी पर पड़ेगा, शैक्षणिक विकास, सामाजिक दृष्टिकोण, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। यही सही है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। तो क्योंकि भेदभाव जब भी करेंगे तो भेदभाव करने से क्या होता है, उसके सारे, उसके सोच पर, उसके सामाजिक प्रकृति पर, उसके शैक्षणिक छवि पर, सब पर पड़ेगा। इसलिए क्या करना है, हमें बच्चों में जो है अंतर नहीं करना है, रूढ़िवादिता को क्या करना है, त्यागना है। ठीक है। अगला सवाल है कि आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं को शिक्षण कैसे करेंगे। तो हम लोग इसका देखेंगे, सभी छात्र एवं छात्राओं के समान रूप से शिक्षण व्यवस्था कराना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। कक्षा के छात्रों से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों में जानकारी देना, नहीं, गलत। इसका हो जाएगा सी, सभी छात्र छात्राओं को एक समान रूप शिक्षण व्यवस्था हम लोग कराएंगे, ताकि लड़का हो या लड़की या उसमें कभी भी अपने आप को कम न आके। एक अध्यापक की अपनी कक्षा में छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को नकारना चाहिए, क्योंकि हम लोग बच्चे के लिए रोल मॉडल होते हैं। जो शिक्षक कहेंगे उसको बच्चा बड़ा बारीकी से ध्यान देता है। कभी कभी तो अपने माता पिता को बात पर उतना विश्वास नहीं करता जितना कि एक शिक्षक के बातों पर विश्वास करते हैं। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है क्या, छात्र छात्राओं को लिए एक समान प्रावधान। यह आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आप अगर सोचेंगे तो आप बहुत सारा इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आपको पड़ता है लैंगिक भेदभाव, सामाजिक मान्यता, परिवार में, सबका हो जाएगा। इसका हो जाएगा ये सभी, इसका क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे चीज़ों को कहीं ना कहीं बच्चे जो है अपने शिक्षक से सीखते हैं और शिक्षक की बातों पे भरोसा ज़्यादा करते हैं। इसलिए हम लोग का अपना रहन सहन, भेदभाव, उसके साथ बोलचाल जो भी है भेदभाव रहित करना है, ताकि बच्चे में, लड़के लड़कियां में कोई अंतर ना लगे उनको। अगला सवाल है, विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव। इसमें वे विद्यालय जाने से कतराती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है। सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, ये सभी कारक जो है लैंगिक भेदभाव को उत्पन्न करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी डी जो है सब क्या है, ये सब मिलकर के लैंगिक भेदभाव को दूर करने में एक शिक्षक की भूमिका हो तो वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करे। यानी एक शिक्षक को क्या करना है, जो लैंगिक भेदभाव हो रहा है उसको बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि उसको हतोत्साहित करना है। एक विद्यालय में किसी अतिथि को आगमन होने वाला है, 10वीं कक्षा की एक लड़की विद्यालय में आए अतिथि का स्वागत करने की इच्छुक नहीं है, जबकि उसी लड़की की कक्षा में पढ़ने वाले उस अतिथि का स्वागत करने का इच्छुक है। किंतु आयोजक विद्यालय में आने वाले उस अतिथि को माला पहनाने एवं उनकी आरती उतारने के लिए उस लड़की को चयन करता है, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर व सुशील है। इस चयन में वह लड़के की रुचि उत्साह की अवहेलना करता है। इस प्रकार का चयन क्या है, इस प्रकार का चयन जो है सही नहीं है और यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर सी। ठीक है। चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है कि राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है ना। यह क्या दर्शाता है, यह भी लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, जो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको। अगला है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। यानी विद्यालय में जो है लैंगिक जो भेदभाव होता है उसको बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो इसमें आपको होगा शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षतापूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान ले। माने शिक्षक को ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको क्या करना, हमें खुद संज्ञान में लेना है। मोनिका जो गणित की एक शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका कभी यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह
यानी कि मोनिका जो एक शिक्षिका है उसकी प्रवृत्ति को पता लगाना, उसकी प्रवृत्ति क्या इंडिकेट करती है, उसकी प्रवृत्ति इंडिकेट करती है कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी। 19 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए ठीक है। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए, ताकि क्योंकि लड़के और लड़कियां जो आज की है कल का ही भविष्य है। उसको हम लोग आज जैसा ज्ञान देंगे वैसा ही वो कल बनेगा और वो भी अपने समाज में ऐसा व्यवहार करेगा, इसलिए उसको ध्यान रखना है। उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग को, हम टीचर की जो है महत्व बढ़ जाता है। अगला सवाल है कि कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद क्या है, शिक्षार्थियों को हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन कारण बन सकता है। अगला सवाल है कि छात्राएं अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। क्यों? क्योंकि सभी लोग एक समान हैं। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है, माने सही खोजना है। ठीक है। लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ये भी एक तरह से जेंडर विभेद है। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, यानी कि लड़कों को घर के बाहर, घर के बाहर भीतर दोनों करना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है एक अध्यापक क्या लिंग जेंडर का वो जो है लिंग का जो है पक्षपाती है। ऐसा शिक्षक को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगला है एक शिक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियां जैसा व्यवहार मत करो। यानी एक लड़के को किसी शिक्षक ने कहा कि लड़के बनो, लड़कियां जैसा व्यवहार मत करो। ये क्या है, यह जो है कहीं ना कहीं ये भी पक्षतापूर्ण और ये लड़के लड़कियों के भेदभाव को रूढ़िवादित धारणा प्रकट करती है। ऐसा भाषा का प्रयोग एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए। अगला है लिंग है, माने लिंग है तो लिंग क्या है, लिंग एक शारीरिक संरचना है। लिंग क्या है, लिंग शारीरिक संरचना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जेंडर विभेद को उजागर करता है। जेंडर विभेद का उजागर करता है, इसमें आपको सभी हो जाएगा। विद्यालय में लड़के लड़कियों का अंतर करना, कक्षा में लड़के लड़की को अलग बैठाना, केवल लड़कियों को अनिवार्य बनाना कुछ काम, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा आपको। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। किस तरह से जेंडर विभेदीकरण के विद्यालय व समाज से समाप्त किया जा सकता है। माने हम ऐसा कौन सा काम करें जिसको आप जेंडर विभेदी को समाप्त करें। तो पाठ्य पुस्तक बनाने वाली समिति में जेंडर समिति को शामिल करना बिल्कुल सही। बालिकाओं के कार्यों को में बालकों की तरह महत्व देना, ये भी सही है। शैक्षिक सामग्री का समान रूप से वितरण एवं उत्पादन में सहभागी बनाना, इसलिए इसका हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। ये सभी करके हम लोग जो है जेंडर विभेदीकरण को कम कर सकते हैं या समाप्त भी कर सकते हैं। अगला है शिक्षण की प्रक्रिया में एक शिक्षक किस प्रकार जेंडर विभेद को कम करने में सहायक हो सकता है। मान एक शिक्षक जो है आपको समान व्यवहार को बढ़ावा देकर, पूर्वाग्रह को खत्म करके, जेंडर संबंधी पाठ्यक्रम में शामिल करके, उपरोक्त सभी उपाय करके क्या कर सकता है, शिक्षक जो है जेंडर विभेद को कम कर सकता है। ठीक है, सहायक बन सकता है। अगला सवाल है कि जेंडर संवेदनशीलता तथा समानता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो ये आपको संविधान के जो है भाग 3 में वर्णित है, इसको ध्यान रखना है। इसका हो जाएगा बी, संविधान के भाग किस में, 3 में वर्णित है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16A तथा बी में क्या उल्लेखित है। 16 तथा बी में क्या उल्लेखित है, इसमें सामान्य भेदभाव को प्रतिषेध, और अगला है लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव, इसलिए इसमें हो जाएगा ये सी। ए और बी दोनों जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16A और बी में है। क्या सामान्य भेदभाव का प्रतिषेध और लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव, इसको नहीं करना है। ये आपको अनुच्छेद 16A और 16B में है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि पंचायत तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए अनुच्छेद 243 डी तथा 243 आई के तहत कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है। किसमें, पंचायतों में और नगर पालिकाओं में। तो इसमें आपको जो है 33% सीट क्या आरक्षित है। किस शिक्षा नीति में कहा गया है कि लड़कियों को शिक्षा पर बल केवल सामाजिक न्याय के कारण नहीं देना है, बल्कि यह सामाजिक रूपांतरण की गति
प्रदान करता है। किस शिक्षा नीति में ऐसा कहा गया है बताइए कि लड़कियों की शिक्षा बल केवल सामाजिक न्याय के लिए नहीं बल्कि सामाजिक रूपांतरण को गति प्रदान करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में ऐसा कहा गया है, जो काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो 33 का क्या हो जाएगा, 33 का हो जाएगा आपको ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। अगला है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 में संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपको जो सही है वो आपको सभी सही है। इसे मुदलियार आयोग के नाम से जाना जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 को मुदलियार आयोग से। इसमें लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया गया है। लोकतांत्रिक समाज में लड़के लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया गया। इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी डी। अगला है कि भारत सरकार द्वारा स्त्री शिक्षा पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में कब किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत सरकार द्वारा स्त्री शिक्षा पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख का गठन जो है, देशमुख अध्यक्षता में गठन कब किया गया, ये किया गया 1958 में, वर्ष 1958 में। 35 का हो जाएगा आपको सी, 1958। चलिए अगला सवाल है कि हंसा मेहता समिति का गठन कब किया गया था, जिसमें लड़के तथा लड़कियों के लिए अलग पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर बल दिया था। उन्हें हंसा मेहता समिति जो है लड़के तथा लड़कियों के लिए अलग पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर बल दिया था। इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था आपको 1962 में, हंसा मेहता समिति 1962 में। चलिए हम लोग देखेंगे, अब अगला सवाल देखेंगे अगला टॉपिक पर। वर्ष 2004 में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य है, माने वर्ष 2004 में संचालित कौन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इस योजना का क्या उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य आपको वंचित वर्ग की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, ये भी सही है। अनामांकित 10 वर्षों से ऊपर की बालिकाओं को अवश्य विद्यालय में उपलब्ध कराना, ये भी सही है। घूमने वाली जातियों को बालिकाओं को ध्यान केंद्रित कराना, यानी कि जिसका बच्चा नहीं पढ़ पाता है, ड्रॉप आउट है स्कूल से, उसके लिए जो है इसमें ध्यान दिया गया है कस्तूरबा गांधी विद्यालय में। अगला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, तो इसका उद्देश्य आपको पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन, ये भी है। बालिकाओं का अस्तित्व में सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये भी सही है। बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना, ये सही है, इसलिए इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि ये सभी जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का उद्देश्य है। अगला सवाल है कि भारत में जेंडर बजटिंग का संस्थागत रूप देने के लिए वित्त मंत्रालय ने किस वर्ष सभी मंत्रालयों विभागों में जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ का अनिवार्य रूप से गठन करने का आदेश दिया। यानी कि जेंडर बजटिंग कहीं ना कहीं जो है जो छूट रहा है उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किस वर्ष किया गया, ये किया गया वर्ष 2005 में। जेंडर बजटिंग की शुरुआत होती है वर्ष 2005 में, जिसमें सभी विभागों में अलग प्रकोष्ठ बनाने की बात किया गया है। अगला है समाज में असमानता के बाह्य कारकों में किसे शामिल किया जा सकता है, तो आपको सांस्कृतिक प्रादेशिक भाषाई ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे देखेंगे। सवाल है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में असमानता के कारक तथा अवरोध को निम्नलिखित में से कौन सा है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें कथन पूछ रहा है, तो समता और समानता शिक्षा व्यवस्था का मुख्य सरोकार है, ये भी सही है। समानता का अर्थ है सभी तरह के समान, ये भी सही है। समता का अर्थ है औचित्य का सिद्धांत, ये भी सही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इसमें जितने भी कथन है सब क्या है, सब सही। अगला सवाल है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में असमानता के कारण अथवा अवरोध निम्नलिखित में से कौन है। अवरोध कौन है, तो इसमें आपको सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि ये भी है और भाषाई असमानता ये भी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ये दोनों क्या है, ये दोनों अवरोध पैदा करता है।